Good morning students and I welcome you. देखो, केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट की और बताया कि ये रेट्स ऑफ द रिएक्शन के बारे में स्टडी है। फिर हमने बताया कि क्या क्या चीजें बताई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पूछा गया था कि व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले चीज क्या बताई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, ये बताया हमने। उसके बाद हमने रेट ला बताया, रेट ला और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमने दिया रेट का कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के साथ, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया था। कैसे डिटरमिन किया था? एक्सपेरिमेंटली। उसे क्या बोला हमने? रेट एक्सप्रेशन, ये बताया हमने। तो फिर मैंने तुम्हें बताया कि एक ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने ऑर्डर कैसे निकाला था, कैसे निकाले थे हमने। कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ए और बी, और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट सी, तो हमने कहा कि एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे विद टाइम, और उसका रेट हम मेजर कर लेंगे, रेट मेजर कर लेंगे, और एक्सपेरिमेंट के बाद ही हम निकाल सकते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट। बोलो सही है या गलत है? तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ऑर्डर निकाले, निकाले थे, यस और नो, जल्दी बताओ। और उसके बाद हमने टोटल ऑर्डर भी निकाला रिएक्शन का। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। ये सारा कुछ किया। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। देखो हमें एनर्जी पैदा करनी है, एनर्जी पैदा करनी है, आपके माइंड में एनर्जी पैदा करनी है। जितने भी मैं अभी सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा आपके लिए सारा बोर्ड का, तो उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने पेपर में, जल्दी ही करूंगा आपके सामने। तो ये टोटल ऑर्डर मैंने निकाला था, जल्दी बताओ यस और नो। हाँ जी। ठीक है, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, ऊंची ऊंची बोलिए, अपनी एनर्जी दिखाइए कि कितनी ताकत है आप में। आपके माइंड में पावर होनी चाहिए स्टूडेंट, सोचने की, सोचने की, तभी तो क्वेश्चन के आंसर करेंगे। क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा तो आंसर क्या करेंगे। पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिए होंगे आपको, तो बोलेगा रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ ऐसे लगेगा जैसे पूरा पेज भर गया, तो आप सोचोगे अरे ये तो बहुत लंबा पैराग्राफ है। हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा तुम्हारे को? मेरे मेरे पास एक ही चीज है, तुम्हारे माइंड को मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, तुम्हारे माइंड को यूज करवाना है, यूज करवाना है, तुम्हारे माइंड को सोया ना रह जाए। इसीलिए बोलता हूँ एनर्जी, एनर्जी शो करिए, जो भी बोलता हूँ मेरे साथ इंटरेक्ट करिए और मेरे क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत फायदा होगा स्टूडेंट। तो टोटल ऑर्डर हमने निकाला, इसके बाद हमने रेट कांस्टेंट बताया क्या होता है। ये सारी चीजें देखो नोट कर लिया करो, नोट कर लिया करो। रेट कांस्टेंट के मैंने बताया क्या होता है, बताया था, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछ ली उसने, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, क्या क्या रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओगे? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। व्हाट इज अ रेट कांस्टेंट, जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट। तो कैसे डेफिनेशन याद थोड़ी करते हैं, मैंने कहा कि रट्टेबाजी तो मेरे पास है नहीं, समझना है। तो कोई भी डेफिनेशन कैसे बनाते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कैसे बनाते हो? तो तुमने कहा कि सर मैंने ये लिखा था, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है R2P, मान लो ये रिएक्शन हो रही है, तो इसका रेट, तुमने कहा सर इसका जो रेट है, रेट क्या होता है, -dr/dt, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r⁻n। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ। सही लिखा। तो इसका मतलब अगर इसको मैं 1 कर दूं तो 1 की पावर n 1 ही हो जाएगा, तो ये रेट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? रेट के इक्वल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। बन गई डेफिनेशन? बन गई क्या नहीं, जल्दी बताओ। तो डेफिनेशन मैंने बना ली एग्जाम में कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी हो गई तो इसकी पावर 1 हो गई, तो रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। बोलो सही है गलत है? तो इसी तरह ही तुमने एग्जाम में अपनी डेफिनेशन बनानी है। कोई रीजनिंग असर्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दिमाग लगाना है। वहां पर जरा सा स्लिप हो गया तो क्वेश्चन के चॉइसेस होंगे, वो चॉइस हमारी गलत हो जाएगी। हम वो क्वेश्चन करने करने जा रहे हैं, सॉल्व सैंपल पेपर आपके लिए बिफोर यू गो। तो आपको वो सारा शो करेंगे कैसे पैराग्राफ पढ़ना है, कैसे उसके आंसर करने हैं, क्लास में दिखाएंगे। अब इसके यूनिट्स के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया। के यूनिट निकाले थे हमने, 0 ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, और कोई भी रिएक्शन के ऑर्डर के। अगर ऑर्डर का मुझे दे दिया तो मैं यूनिट निकाल सकता हूँ के, यस और नो, जल्दी बताओ। यस। तो मैंने कहा था याद नहीं करना, सीधा फार्मूला लगाएंगे। रेट का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और ये r की पावर n से डिवाइड कर दूंगा तो के यूनिट निकलते जाएंगे। तो आपने एक जनरल फार्मूला मैंने दिया था, उससे तुमने सारे ही आंसर सही बताए थे।
बोलो किए थे तुमने, यस और नो? हाँ जी सर। जब देखो कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको, ऐसे नहीं बैठना। पेपर आपका टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमें 100% मार्क्स चाहिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो? हाँ जी सर। ठीक है। और कहीं फियर लगे, डाउट लगे तो मेरे पास आ जाना, चाय पी लेना मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे साथ आके चाय पी लेना, तुम्हारा डाउट खत्म हो जाएगा। बट मतलब हमें छोड़ना नहीं है, पेपर पूरा सही करना है, समझ में आएगी, पूरा करना है। देखो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फुल मार्क्स चाहिए, और उसके लिए पूरी अटेम्प्ट करना है। कोई भी एंग्जाइटी है, कोई फियर है, तुम मेरे से बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ आई बात की कि हम क्या कर रहे हैं? अरे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। ये सारी बातें आपको आती हैं जो मैंने लिखी, हाँ इसमें जी। किसी में भी डाउट है? नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट एक्सप्रेशन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन, एग्जाम में। तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन कैसे बनानी है। अरे एक एक लाइन के तो आंसर है, एक एक वर्ड के आंसर है, ज्यादा नहीं लिखना, एक बात सोचो। तो अब इसके बाद में मैं एक चीज और बता रहा हूं, जिसे मॉलिक्यूलरिटी क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब मैंने एक और चीज लिख दी, क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा उसने कई बार एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर तो तुमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था, और उसकी वैल्यू फ्रैक्शंस में भी आ रही थी, आ रही थी, जीरो भी आ हाँ रही थी। जी। हाँ ट्रिपल जी। केज में तो कई ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी रिएक्शन को हमने कहा ये ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करती। ऐसी भी ऑर्डर रिएक्शन आएंगी जिन्हें जीरो ऑर्डर कहा जाता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं की। कहने का मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन में नहीं डिपेंड की, लेकिन कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे फर्क नहीं पड़ा। ऐसी भी रिएक्शन अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर तो हमने पता ही है, सेकंड भी पता है, तो इस तरह से ऑर्डर बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि रिएक्शन होती कैसे है? अरे भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है, देखो मान लो ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे होती है? ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कोलाइड करेंगे, यस और नो, जल्दी बताओ, कोलाइड करेंगे? अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि ये हाइड्रोजन गैस थी, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, तो ये बना रही है HI, तो यहां पर इन दोनों की कुलियन तो होनी चाहिए, दे मस्ट कोलाइड। बोलो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तभी तो रिएक्शन होगी, यस और नो, जल्दी बताओ। और अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे तो दूर दूर है, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? बहुत सारे होते हैं मॉलिक्यूल्स, एक मोल में कितने, 6.02 10^23, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस रिएक्शन के अंदर, वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और फिर कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बोलो होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तभी तो रिएक्शन होती है। ये इसमें क्या हुआ, इसमें ये बॉन्ड टूटा है, कौन सा बॉन्ड टूटा, देखो एच एच का बॉन्ड टूटा है स्टूडेंट्स, आई आई का बॉन्ड टूटा है, और नया बॉन्ड बन गया है। कौन सा नया बॉन्ड बनाया तुमने? ये वाले एच आई के बॉन्ड बनने। तो ये जब तक आपस में नजदीक आएंगे नहीं, बताओ, जब तक ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये वाले आपस में टकराएंगे नहीं, तो रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। तो रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। लेकिन कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं एक टाइम पर? बताओ साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैक्सिमम ज्यादातर दो ही मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, ज्यादातर मैं बता रहा हूं। और इससे ज्यादा तीन हो सकते हैं, तीन से ऊपर कोलिजन नहीं हो सकती साइमल्टेनियसली। मतलब ज्यादातर जो रिएक्शंस होंगी स्टूडेंट, उसमें दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, और ज्यादा ज्यादा तीन इकट्ठे कोलाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। इससे ज्यादा साइज इतना छोटा है उनका कि आपस में वो टकरा नहीं सकते, कोलाइड नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। और तो फिर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, इसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो मैंने एक और प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मींस कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड बिफोर दे फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कौन से हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity। तो डेफिनेशन समझ में आई? मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज कौन से होते हैं तुम्हारी रिएक्शन में? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अभी इसका मतलब भी मैं बताऊंगा, ये मैंने वर्ड कोई भी यूज किया उसका मतलब तुम्हें बताऊंगा। which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity। बोलो, मैं कोई भी चीज लिखता हूं पहले उसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं उसके एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं उसकी एप्लीकेशन बताता हूं आपको, तब जाके वो पूरा होता है।
तो आपको बात ये डेफिनेशन समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताओ। मैंने कहा कि ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, उसके बाद कोलिजन, एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी है मैंने। एलिमेंट्री क्यों लिखी है अभी बताता हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स दो टाइप की रिएक्शंस हैं, एलिमेंट्री और दूसरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों लिखी है मैंने अभी बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स क्यों लिखी है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, तो फिर एक जो रिएक्शन होती है उसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन नहीं कही, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या है, थ्योरेटिकल है। ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल चीज मैंने बताई है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो उनमें मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं ये कहूं कि यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल जो है वो आपस में क्या करता है, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। वो मॉलिक्यूल क्या होता है कि अगर साइमल्टेनियसली जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं उसे मॉलिक्यूलरिटी कहता है। ये क्या होता है कि ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। जैसे कि NH4NO2 स्टूडेंट, इसको आप थोड़ा भी हीट कर दोगे, इसको आपने जरा सा हीट कर दिया तो ये टूट जाता है। किसमें? N2+2H2O में। तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, कितने, ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, थ्योरेटिकली एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है जिससे ये रिएक्शन हो रही है, इसे मैंने यूनिमॉलिक्यूलर कहा है, इसे मैंने यूनिमॉलिक्यूलर कहा है। और अगर ये मैं कहूं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कौन सी है, डिकम्पोजिशन, तो इसको आपने थोड़ा भी हीट कर दिया तो ये टूटेगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में। इसमें मैंने बताया आपको क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ये इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए हैं। कितने हुए हैं? ये और ये कितने मॉलिक्यूल है, जल्दी से बताओ, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं? एक और एक, दो। तो ये कौन सी हो गई, कौन सी रिएक्शन हुई? इसको मैं बोल रहा हूँ बाई मॉलिक्यूलर। मतलब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं आपस में, दोनों कोलाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ऐसा रिएक्शन है, साइमल्टेनियस कोलिजन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का। और ऐसे कुछ और भी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे 2NO+O2 स्टूडेंट। अब इसमें क्या हुआ है कि 2NO2 बन गया। तो बताओ कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जल्दी से बताओ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर? दो। ये दो और ये मतलब तीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके दो और इसके एक। तो ये इसे क्या बोलूंगा, टर, इसे क्या बोलूंगा, टर मॉलिक्यूलर, मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, मतलब तीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड किए। अब इससे ज्यादा जो होती हैं रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती, तीन से ज्यादा और मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती स्टूडेंट, इससे ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी ज्यादातर, जो मॉलिक्यूलरिटी मैं बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलरिटी जो बता रहा हूँ 1, 2 और 3, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। ये कंप्लीट नंबर ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का कोई नंबर तो होगा, हाफ तो हो नहीं सकता, आधा मॉलिक्यूल तो होता नहीं जो भी कोलाइड करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी ज्यादातर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, और डिकम्पोजिशन वाली 1 यूनिमॉलिक्यूलर है, और मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूलर, इससे ज्यादा ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, नहीं होती। इसका क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट वाज द क्वेश्चन, व्हाई मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। तो बताओ क्या आंसर दे रहे हो तुम इसका, जल्दी से बताओ, बताओ क्या आंसर है कि व्हाई मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज योर आंसर स्टूडेंट, तुम्हारा आंसर क्या है, जल्दी बताओ, क्या लिखोगे पेपर में, क्या लिखा तुमने, जल्दी से बताओ। व्हाई मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3, मोर देन 3 कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, चलिए। Why molecularity students more than 3 not possible। क्या आंसर बताया तुमने इसका, जल्दी से बताओ, आंसर क्या बताया, क्या क्यों पॉसिबल नहीं होगी, बोलो क्या आंसर दिया, क्या आंसर लिखा तुमने, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों पॉसिबल नहीं होती, व्हाट इज योर आंसर, कि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज नॉट प्रोबेबल, इज नॉट प्रोबेबल।
वो प्रोबेबल नहीं है, बहुत कम उनकी चांस है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ गई? यस और नो, जल्दी बताओ। सर क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि बिकॉज साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं होंगी, ऑब्जर्व नहीं होंगी। आपका ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा पार्टिकल है, देखो ये दो तो आपस में कोलाइड कर गए ये वाले, और ये 3 भी कर गए मान लो इकट्ठे एक ही टाइम पर इससे ज्यादा ये आपस में कोलाइड कर नहीं पाएंगे ना, बहुत छोटे साइज की, समझ गए? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। समझ में आ गया आंसर? नोट कर लिया? हाँ जी। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, किसी भी पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जो रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, जो रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं तो उनको बोलो भी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो एक स्टेप में नहीं होती, एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं। मॉलिक्यूलरिटी का यही फायदा है कि इससे रिएक्शन का मैकेनिज्म पता करने में हेल्प मिलती है। तो the mechanism of the question can be determined by the molecularity of the reaction, by the molecularity of the reaction। तो ज्यादातर रिएक्शन हम देखेंगे यूनिमोलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, और 3 वाली भी बहुत रेयर होंगी, और उसके ऊपर वाली तो होंगी ही नहीं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर आपस में कोलाइड नहीं कर सकते। मॉलिकुलरिटी एक्सपेरिमेंटली नहीं डिटरमिन कर रहे हम, थ्योरेटिकल है, सिंपली दिखा रहा हूँ भाई ये आपस में कोलाइड करे, रिएक्शन हो गई है। कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो का मतलब तो मॉलिक्यूल है भाई, मॉलिक्यूल तो होगा, वो कोलाइड तो करेगा तभी तो रिएक्शन होगी। कुछ आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, वो अपने आप ही आइसोमराइज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, तो वो भी यूनिमॉलिक्यूलर हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिखी, मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं। ये रिएक्शन तुम्हें दिख रही है, 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ I- एल्कलाइन मीडियम में ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ये कैटालाइज होता है इन द अल्कलाइन मीडियम। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कैटालाइज्ड बाय आयोडाइड आयंस इन अल्कलाइन मीडियम। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर रिएक्शन दिख रही है, तो मैं जल्दी से बताओ ये वाली, ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ I- आयंस इन द अल्कलाइन मीडियम। अब ये रिएक्शन ऐसे दिख रही है कि इसमें H2O2 है सिर्फ, ठीक है, तो आप सोचोगे कि इसके रेट में H2O2 आना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसका रेट डिटरमिन किया गया, तो इसका रेट एक्सप्रेशन पता क्या आया, रेट एक्सप्रेशन क्या आया इस रिएक्शन का, उन्होंने देखा कि इसका रेट एक्सप्रेशन ये आ रहा है। अब इसमें I- और H2O2 आया है, यहां 2 H2O2 थे, यहां तो I- मैंने दिखाया ही नहीं, तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे एक H2O2 आया, इसकी पावर 1 आई है और I- की पावर 1 आई है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर कोई पूछे भाई बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, तो मैं कैसे बता दूं, मैंने कहा इसकी तो एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये एक स्टेप में नहीं हो रही, जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगी, उसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? अगर मैंने कहा भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो मैकेनिज्म क्या होता है, कि स्टेप्स बताओ जिनमें रिएक्शन हो रही है, व्हाट आर द स्टेप्स इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, तो फिर कितने स्टेप्स में होती है, तो वो कहेगा इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म हम लिखते हैं थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करते हैं। अरे कोई भी चीज मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री में, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना जरूरी होता है। बोलो होता है या नहीं होता, जल्दी से बताओ। तो हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है ना, वो 2 स्टेप में होती है। कौन से 2 स्टेप में होती है, देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स बताए, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने ये कहा कि ये रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये एक स्टेप में नहीं हुई थी, पहले स्टेप में H2O2 और I- रिएक्ट करे,
और बना H2O और I-O। ये स्टेप 1 है। अब ये देख रहे हो IO- इसमें बना है, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बार बार यूज करता हूँ भाई, इंटरमीडिएट बनते हैं उनके बाद रिएक्शंस होती है। इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते स्टूडेंट, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नॉट स्टेबल। तो आयोडेट आयन बना है, ये स्टेबल नहीं है स्टूडेंट्स। ये इसके साथ रिएक्ट करके, ये एक कैटालिस्ट है, तो ये वापस आ जाएगा रिएक्शन यूज होने के बाद। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि इसने फिर इसके ऊपर अटैक किया, H2O2 के ऊपर। जब इसने इसके साथ रिएक्शन की तो बना H2O और I- और ऑक्सीजन। तो दो स्टेप में रिएक्शन हुई है, दो स्टेप में, ठीक है, रिएक्शन हुई है। अब आप देख रहे हैं कि एक स्टेप ऐसा होता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। ये वाला जो है ये स्लो स्टेप था स्टूडेंट्स, पहले वाला जिसमें एक इंटरमीडिएट बना, ये बहुत फास्ट होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बोलो समझ में आया? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। देखो जितने भी स्टेप्स होंगे, जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? अरे एक स्टेप बहुत स्लो हो रहा है और बाकी बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो टोटल रिएक्शन का ऑर्डर रेट कौन डिसाइड करेगा? वही जो सबसे स्लो हो रहा है। सही है या गलत है? जल्दी बताओ। हाँ जी। अरे तुम कार चला के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, रास्ते में एक ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम में तुम फंस गए 20 मिनट, और जहां पे आपने पहुंचना था आप पहुंचे तो बाकी सड़कें खाली थी, तो सबसे ज्यादा समय कहां लगा आपका? जहां पे जाम हो गया। तो आपका जो फिर रेट है जो पहुंचने का, वो किसने डिसाइड किया? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप था, जहां पर सबसे बड़ा जाम हुआ, जहां पे आपकी कार सबसे ज्यादा समय रुकी स्टूडेंट, वही स्लोएस्ट स्टेप है, उसे ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। तो सारा टाइम वहीं लग गया आपका। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। तो इसीलिए इसका जब ये, अब जो रिएक्शन कम्प्लेक्स थी ये दो स्टेप में हुई थी। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये जो मैंने पहली लिखी है एलिमेंट्री रिएक्शन है। और इसका जब मैं ऑर्डर निकालूंगा, इसका मैं जो स्टेप 1 का जो रेट होता है एक्सप्रेशन, वो स्लोएस्ट स्टेप से ही निकाला जाता है। तो रेट इसका क्या आएगा फिर? स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? 1। तो अब क्या आएगा? सम कांस्टेंट। यहाँ पे दो चीजें आई हैं, क्या क्या आई हैं? H2O2 और दूसरा आया I- आ गया। तो यही ऑर्डर हमें मिला था एक्सपेरिमेंटली। तो वो कौन एक्सप्लेन कर सकता है? सिर्फ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में ये नहीं एक्सप्लेन होगा। बात समझ में आई? दिख रहा है तुम्हें? यस और नो? जल्दी से बताओ, तुम्हें समझ आ रही है? तो जो रिएक्शन मुझे ऐसे लग रही थी, एक्चुअली में वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, वो एक स्टेप में नहीं हुई। अब इसकी मॉलिक्युलरिटी मैं नहीं बता सकता था, लेकिन अब इनकी बता सकता हूं। मैंने तुम्हें एक वर्ड यूज किया था मॉलिक्युलरिटी में, क्या लिखा था? क्या लिखा था मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन में? अब दोबारा देख लो, यहाँ पे क्या लिखा था? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा था। एलिमेंट्री रिएक्शन बोलो। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी है? ये एलिमेंट्री रिएक्शन थोड़ी थी, ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी। एलिमेंट्री रिएक्शन ये है। तो यहां पर आपकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आई फिर? इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी आएगी? जल्दी से बताओ, कितनी आई? कितने मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर? एक और एक, दो। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी 2 आई है, और ऑर्डर कितना आया है? ऑर्डर भी 2 आया है, देख रहे हो? 1+1। तो एक एलिमेंट्री जब रिएक्शन होती है, उसका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी भी सेम आती है। आ रही है सेम? जल्दी बताओ, यस और नो? किस केस में? एलिमेंट्री एलिमेंट्री रिएक्शन। में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई भी अगर एग्जाम में देता है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रीजनिंग और असर्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं आने वाली क्लासों में पूरा बोर्ड का पेपर, तो उसमें पता लगेगा कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ो और नीचे के आंसर करो। तो कैसे करोगे? जब तक मैं सोचूंगा नहीं तो मैं आंसर नहीं दे सकता। बार बार कह रहा हूं, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स। रट्टेबाजी खत्म हो गई। बोलो, हो गई? यस और नो? जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इतना दिमाग लगा रहा हूं भाई, समझ लो, बातों को समझ लो। यहां तक तुम्हें समझ में आया कि मॉलिक्युलरिटी क्या चीज है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which must collide simultaneously in an elementary reaction is called the molecularity। चलो यहां तक मैं आगे चलूं? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड।
वेरी गुड। देखो तुम मेरे साथ इंटरेक्ट करो विद मी, मेरी एनर्जी भी तभी बनती है जब तुम मेरे साथ क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करते हो और मुझे भी एक्टिवेट करो, नहीं तो मेरा भी माइंड लो हो जाएगा। समझ गए? हाँ कितने जी। किलोमीटर दौड़ सकती है तू, जल्दी बता। 10 किलोमीटर दौड़ेगी? नहीं तो फिर तैयारी कर ले, अभी छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियां आने वाली हैं। मेरी मेरी टांग दर्द कर रही है एक साइड पे, मैं दौड़ रहा था कल, कुछ क्या हुआ, तुम मेरे साथ दौड़ियो, सुबह 5 किलोमीटर पर दौड़ते जाएंगे हम। देखो बस पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, और उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा और माइंड बड़ा फ्रेश हो जाएगा। तुम्हें लगेगा हाँ हाँ मेरी सारी एनर्जी वापस आ गई। अरे तुम्हारे बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है जब तुम एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, गेम्स खेलते हो, साइकिलिंग करते हो, दौड़ लगाते हो, योगा करते हो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर हमने नहीं किया तो हम बीमार हो जाएंगे, विल फॉल सिक स्टूडेंट। तो मैं एनर्जी कहता हूँ, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने से पहले एनर्जी प्रोड्यूस कर लेना, नहीं तो वो हम पेपर समझ नहीं पाएंगे। क्यों कह रहा हूं? एक्सरसाइज करते रहो, माइंड को एक्टिव रखना है। क्या करना है माइंड को, जल्दी बताओ। एक्टिवेट करना, एनर्जी है, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब देखो जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब इसने क्या किया कि उसने एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ये दिखा कि एक रिएक्शन हो रही है, देखो KClO3 प्लस 6FeSO4 प्लस 3H2SO4, ये रिएक्शन हुई। अब वो कह रहा है ये प्रोडक्ट बन गए। इसमें क्या बनने वाला, देखो ये KClO3 था और यहाँ पर मुझे दिख रहा ये KCl बना, और आयरन का Fe2SO4 थ्राइस बना स्टूडेंट, और फिर ये कह रहा है कि वाटर बना। पानी भी बन गया, पानी बन गया, तुमने पीना पी लो। ये बहुत सारी रिएक्शन में पानी बनाता हूं मैं। अब ये कह रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। अब जल्दी से बताओ, तुम्हें मैंने दिए 30 सेकंड, अपना दिमाग लगाओ, बताओ इसका आंसर क्या है तुम्हारा एग्जाम में। बोलो क्या आंसर है। अरे रीजनिंग असल्टिंग में ये वो बताएगा कि ये सही है या गलत है, सारे इसी टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे बनाएगा, जल्दी बताओ। और इसमें मोलैरिटी नहीं होगी। इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, हाँ जी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, व्हाई? सर, क्योंकि हम 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, प्रोबेबल नहीं है वो। मैंने क्या बताया, ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, बस इतना ही लिखना है। देखो ज्यादा नहीं लिखना, ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिटरमिन कर सकते। किसकी मॉलिक्यूलरिटी पता करते हो? एलिमेंट्री रिएक्शन। मैंने वर्ड एलिमेंट्री यूज किया था, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी और सर। मैंने कहा था इस पे दिमाग लगाओ, इस पे दिमाग लगाओ। आपके चॉइसेस जो होंगी उसमें एक दो वर्ड ऐसे होंगे जिसपे सारा एनर्जी लगेगी हमारी, तब आंसर निकलेगा। ये तुम रीजनिंग असर्टिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हो, एक वर्ड में ही सारा चेंज करेगा वो। तो हर हर लाइन में एक ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जिसके बेस पे हम आंसर करेंगे। हर चीज की कोई कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, कोई भी रिएक्शन की कंडीशन होती है। कोई भी मैंने चीज लिखी उसकी कोई कंडीशन है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तुम्हारा आंसर सही है, तुम्हारा रीजनिंग भी सही होना चाहिए। रीजनिंग में वेग नहीं लिख सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और एलिमेंट्री, दो टाइप की मैंने रिएक्शन बताई, क्या बताई? एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इतने सारे देखो मॉलिक्यूल्स थोड़ी कोलाइड कर सकते हैं आपस में, कर सकते हैं क्या? अरे 6 3 9 10 मॉलिक्यूल क्या कोलाइड कर सकते हैं? 3 से ज्यादा तो कोलाइड ही नहीं कर सकते, बताओ। अरे मैं भी मान लो एक गेम खेल रहा हूँ फुटबॉल की, मेरा एक ही के साथ टकरा सकता हूँ क्या? सोच को हम 5 आदमी इकट्ठे टकरा सकते हैं क्या गेम में? देखा कहीं? अब हम कितने बड़े साइज के हैं और ये कितने छोटे साइज के हैं मॉलिक्यूल्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि 3 से ज्यादा कोलिजन की है क्या? बोलो। डेली लाइफ में भी जो चीजें देखते हो वो यहाँ भी हम अप्लाई करते हैं, ये तो बहुत छोटे साइज के होते हैं। यस और नो, समझ आई स्टोरी? हाँ जी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही हम मॉलिक्यूलरिटी डिटरमिन करते हैं। अब क्वेश्चन उसने ये एक नंबर क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन 2 उसने पूछ लिया। वो कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ये क्वेश्चन 10 बार आया पेपर में। तो क्या लिखोगे? दो दो डिफरेंस तो बता दो तुम मुझे, बताओ क्या डिफरेंस लिखे तुमने, जल्दी बताओ क्या क्या डिफरेंस लिख सकते हो, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। ऑर्डर इज
order cannot be more molecularity cannot be more than 3, order can be more than 3. यही बताया, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए, वो कहाँ गए? Molecularity is never in fraction, order can be in fraction. ये देखो, चलो अब दोबारा से सुन लो। एक और बात बता दूं, जब कोई डिफरेंस पूछे जाएंगे पेपर में, Order experimentally हाँ, तो ये सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको पहले बोला करो। molecularity. पहला पॉइंट क्या, देखो ये नोट करो कि ये डिफरेंस है हमारा। यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ स्टूडेंट में, किस में डिफरेंस बता रहा हूँ? ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाता। ऑर्डर क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। बोलो होती है, यस और नो? क्या बिना एक्सपेरिमेंट के तुम बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है? भाई ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें मैंने कंसंट्रेशन डबल की तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो एक्सपेरिमेंटली। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ये तो थ्योरेटिकल है। चलो, ऑर्डर कंसर्न्स विद रेट लॉ, मॉलिक्यूलर कंसर्न्स विद मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जब मैंने रिएक्शन का बताया, भाई स्टेप्स में हो रही, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, कई स्टेप में हो रही होगी, तो उनके स्टेप्स अगर मैं लिखूंगा उसे मैकेनिज्म कहते हैं। और ऑर्डर में भी एनी नंबर, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल और जीरो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज एन इंटीजर एक्सेप्टिंग जीरो। यहां पे ये भी लिखना चाहिए लेस देन 3। ठीक है, बोलो सही है? 3 से ज्यादा होती नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट and as such reaction rate constant remains constant throughout equal to the rate constant. Important. Order may change with the change in experimental condition while molecularity can't. तो हमने कुछ डिफरेंसेस आपको बता दिए। ऐसे क्वेश्चन आए, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का ही आता है, इससे ज्यादा नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। तो यहां तक तो तुम्हारा टेस्ट हो गया, पास हो गए तुम, ये सारे पॉइंट्स तुमने नोट कर लिए। बोलो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में अब कोई डाउट नहीं रहा हमें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में कर लोगे? चलो आगे चलते हैं। सर एक बार ऊपर दिखा दो। हाँ, तुम लिख लो, नोट कर लो। इसका वीडियो रिकॉर्डेड तुम्हारे पास मिल जाते हैं, तुमने सब्सक्राइब किया हुआ है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, कोई भी दोबारा से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो खाली समय में, खाली टाइम पे क्या करते हो? आप अपने कार में जा रहे हो तो आपके पास मोबाइल तो होता है, बोलो। हाँ जी। तो उसके अंदर अपनी, ये मेरा यूट्यूब खा लोगे आप, उसके अंदर कोई भी वीडियो सुननी है सुन लो, कान में लगा के, कॉपी और पेन हाथ में रखो, कार के पीछे सीट पे बैठे हुए, उनको नोट कर लो पॉइंट्स, तो आपका लेसन तैयार हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम में टाइम कम है, वेस्ट नहीं करना। आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वो सुनते रहो लेक्चर, उससे आपको बेनिफिट होगा। जो भी चैप्टर सुनना चाहते हो सारे अपलोडेड है मेरे, उनको सुन लेना, और एक कॉपी और पेन साथ में रखा करो, तो वो टाइम आपका यूज हो जाएगा। हो गया सर। हो गया, तो टाइम को यूज कर लेना, क्योंकि टाइम है नहीं इतना। अगर जो लेसन नहीं हो रहे उनको तुम सुन लो और अपनी कॉपी पे उनके नोट्स बना लो, क्वेश्चन आंसर ये सारे हम करने जा रहे हैं। चलो वेरी गुड, तुम्हारा हो गया, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, ये कह रहा है फॉर द रिएक्शन प्रेडिक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द, ये तो ऑर्डर तुम्हें आता ही है, इसका ऑर्डर क्या, जल्दी 1 मिनट में लिख दोगी आंसर इसका क्या, जल्दी बताओ ऑर्डर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसका आंसर क्या लिखा तुमने? 5/2। कितना आया? 5/2। 5/2। चलो 1 नंबर मिल गया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्शन ऑफ x to y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन आप पेपर में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, कैसे करोगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन? वो कहता है इफ कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 3 टाइम्स, मान लो कहता है कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 2 टाइम्स, मान लो कहता है कंसंट्रेशन इंक्रीज टू 5 टाइम्स, तो बताओ कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसको क्या करोगे? तुमने कहा एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट क्या होता है? तुमने कहा रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड एक्स टू पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन क्या है? ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू क्या दी हुई है, जल्दी बताओ, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है इस रिएक्शन में? 3। कहाँ थी देखिए, कन्वर्शन ऑफ एक्स टू वाई फॉलोज, क्या दी है? अच्छा सेकंड ऑर्डर। अब देखो तुम मेरे साथ रहना ध्यान से,
अरे एक एक वर्ड को पढ़ लो, जल्दबाजी मत करो, उसी से ही देखो मैंने क्या बोला कि एक एक वर्ड से ही सारा क्वेश्चन होगा। ये सेकंड ऑर्डर दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी है 2, ऑर्डर कितना है 2, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट जो है वो आर, मेरा जो रेट है स्टूडेंट वो के एक्स द स्क्वायर है एक्स द स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है ना। हाँ जी। तो अब ये मेरा आर है, और R1 कह देता हूँ, चलो इसको R1 है। अब क्या किया उसने, इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज टू 3 टाइम, x की वैल्यू कितनी करनी है मुझे, R2 की वैल्यू कितनी हुई कि x की वैल्यू कितनी हुई है 3 टाइम्स, x इज इक्वल टू 3x द स्क्वायर, ठीक है। तो वो कहता है हाउ इट विल अफेक्ट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ y, बताओ R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी आई, फिर जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितने टाइम्स हुई। 2x। अरे इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, दोनों को डिवाइड करो, k से k कटा, x स्क्वायर से x कटा तो 9 ही तो आया, 9 बचा, हाँ तो सॉरी। R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसकी, क्योंकि ऑर्डर 2 था, तो अगर कंसंट्रेशन मैंने 3 टाइम्स चेंज की तो 3 द स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा उसका रेट, किसका, फॉर्मेशन ऑफ वाई। अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 9 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ जी। ये ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। हाँ जी सर। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, जो जो एग्जाम में करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर समझ में नहीं आई तो फिर आंसर नहीं निकलेगा, तुम इसको सोच लो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट पूछ लो, ये मैं बार बार कहता हूँ कि डाउट है तो पूछ लेना स्टूडेंट, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, गिव राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये तुम्हें ऑलरेडी आते हैं, मैं इसको नहीं कर रहा, तुम कर सकते हो, कर सकते हो। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने हाँ लिया, जी। हाँ जी सर। बोर्ड से लिया था। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, डिफाइन रेट कांस्टेंट, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर फॉर सेकंड, इसको भी तुम कर चुके हो, और दोबारा से देख लो एक बार, तुमने कहा R इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ऐसे लिख लेना एग्जाम में, ठीक है। तो इसका रेट क्या होता है, माइनस dr/dt इज इक्वल टू के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, r⁻1, ये फर्स्ट ऑर्डर है, बोलो सही लिखा है मैंने। हाँ जी। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या लिखोगे फिर, R2। माइनस dr/dt इज इक्वल टू के इंटू आर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफाइन द रेट कांस्टेंट, डेफिनेशन तो तुम्हें रेट कांस्टेंट की मैंने बताई दी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। डेफिनेशन पहला पार्ट का आंसर, डेफिनेशन क्या लिखी तुमने, जल्दी से बताओ, के की डेफिनेशन क्या लिखी, क्या लिखी तुमने, सर ये रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितनी, रिएक्टेंट्स इज हाउ मच, 1 यूनिटी, ठीक है। चलो ये लिख दिया, तुम्हें 1 नंबर मिल रहा हूं, दे रहा हूं यहाँ पे। चलो सेकंड में क्या कह रहा है, बट राइट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, यूनिट्स क्या है इसके, जल्दी बताओ, अभी एक एक पार्ट हुआ, यूनिट्स क्या है इसके, फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट्स क्या है, तो तुमने यूनिट कैसे निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर के यूनिट का वही फार्मूला तुम्हें बताया, जो यूज करो। फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर का यूनिट्स ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर के क्या निकाले थे, सेकंड ऑर्डर में क्या हो गया, माइनस dr/dt, इसे रेट कहता हूं मैं, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स। r/2, तो यहां से आपने यूनिट निकाले, क्या क्या निकाले थे, मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स। चलो 1 नंबर यहां भी मिल गया, तुम्हारे दोनों सही है। ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे कर लोगे पेपर में, हाँ जी सर। चलो ठीक है कर लोगे।
आगे अभी और कराएंगे, ये सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, पहले आगे पढ़ लें थोड़ा और। इसमें क्या करा, चलो अभी देखते हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखो अब हम एक और चीज पर आ रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती हैं? व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये क्या होती है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है? तो आपने मुझे बताया स्टूडेंट्स कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका कंसंट्रेशन के ऊपर क्या डिपेंडेंस है वो हमें पता लगा, उसके ऑर्डर हमने डिटरमिन किए। वो जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस होती हैं। जो भी मैंने मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, वो सारे डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस थे। तो वो हर बार उससे इंस्टेंटेनियस रेट को निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बनाते हैं जिससे कि हम उनके जो ये निकाल सकते हैं उनके चेंजेस कितनी हो रही हैं उनके इंस्टेंटेनियस रेट को, और हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हम उन्हें इंटीग्रेट कर दें। इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट्स के रिलेशनशिप्स हम निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहला जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहली बात तो यही है, जब मैंने जीरो ऑर्डर लिख दिया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैंने लिखा जीरो ऑर्डर, देखो आपने कहा सर आपने तो मुझे ये बताया कि कोई रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में बना रहा है, बहुत सिंपल केस ले रहा हूं मैं, तो इसका हम रेट कैसे लिखते हैं? इसका तो आपने कहा सर कि रेट इसका ये है रेट कांस्टेंट इनटू आर, पावर क्या होती है इसकी, पावर होती है आपने कहा एन। एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बोलो ये सही है गलत है? ये रेट एक्सप्रेशन है, हाँ इसे रेट लॉ कहते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको हम इंटीग्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। माइनस डी आर बाई डी टी के इज इक्वल टू आर, अगर इसकी पावर जीरो हो जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलो हो जाएगी जीरो ऑर्डर। तो इसका फिर आर पावर जीरो क्या होता है? वन, तो ये के आ गया, तो रेट इज इक्वल टू के आ गया इस केस में, ये रेट इज इक्वल टू, इसे मैं यहाँ पे फिर और भी इजी कर दूं, रेट इज इक्वल टू के आ गया। बोलो दिख रहा है ये कौन सी रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में रेट के बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, क्योंकि आर की पावर जीरो है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कितनी भी कंसंट्रेशन को चेंज कर लो रेट उसका कांस्टेंट है। क्या कितना? के बराबर, के बराबर स्टूडेंट। तो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपको पता है ये के जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेसिकली। टेम्परेचर चेंज करूंगा तो के की वैल्यू चेंज हो सकती है, या कैटालिस्ट डालूं तो के की वैल्यू चेंज हो सकती है, या मोल कोफिशिएंट्स को चेंज करूं तब के को चेंज हो सकती है, लेकिन कंसंट्रेशन को चेंज करने से के की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर इसी कंसंट्रेशन आपने 10 मोल पर लीटर ली और 20 मोल पर लीटर ली, 0.1 मोल पर लीटर, तो के कांस्टेंट ही रहेगा, के कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप ये पूछोगे सर ये जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? देखो एग्जाम्पल हमारे पास है, देखो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन की जाती है स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, एच म्यू क्या होती है आपको पता? लाइट एनर्जी। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है? फोटो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट। इसमें कौन सी एनर्जी यूज हुई है? लाइट एनर्जी यूज कर रहा हूं। एच म्यू क्या होता है? फोटोन ऑफ द लाइट एनर्जी। तो ये क्या बनता है? HCl। ये रिएक्शन जो होती है स्टूडेंट, अगर आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और क्लोरीन की चेंज करो तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो रेट है स्टूडेंट, अगर मैं लिखूं के H2 द पावर जीरो है और Cl2 द पावर भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो ये एग्जांपल है मेरा किसका? जीरो ऑर्डर का। बोलो बात समझ में आई? जी सर। क्योंकि ये लाइट से कैटालाइज होती हैं,
तो एक बार रेडिकल जनरेट हो जाते हैं, ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो उसके बाद रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इनकी कंसंट्रेशन पे फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी आप यूज कर लो, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आ रही, उसका रेट कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ये जो लाइट एनर्जी से रिएक्शंस होती हैं, जबकि ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, कितनी लाइट आप डालते हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह ये मैंने पहला एग्जांपल दिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए बता रहा हूं। समझ में आई क्यों बता रहा हूं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब एक और था, डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया। देखो यहां पर एमोनिया गैस की डिकम्पोजिशन हो रही है, अगर मैंने कैटलिस्ट सरफेस एमओ यूज कर दिया तो ये रिएक्शन होती है, और इसका जो रेट था स्टूडेंट, उन्होंने फाइंड किया अमोनिया पावर 0 आया, तो ये किसके बराबर आ गया, रेट इक्वल टू के आ गया। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ। सही लिखा। जो भी लिख रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इतना सोच लेना। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डिकम्पोजिशन अमोनिया इज जीरो ऑर्डर, द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आई क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक कैटलिस्ट है, ये एक कैटलिस्ट है जिसके सरफेस पे रिएक्शन होती है, और एक बार सरफेस के ऊपर जब अमोनिया की गैस के मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो कितना भी अमोनिया का प्रेशर इंक्रीज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अमोनिया की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ ए मोलिब्डेनम कैटलिस्ट। मोलिब्डेनम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तो अपने सरफेस में मॉलिक्यूल्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और एक बार जो लेयर्स बन जाती हैं तो आपको पता है उसके ऊपर फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो। तो हाई प्रेशर के ऊपर जो होता है अमोनिया का डिकम्पोजिशन स्टूडेंट, दैट इज फॉलोस ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ सच ए रिएक्शन विल बी इक्वल टू के क्या होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। बात समझ में आई, बोलो सही लिखा मैंने गलत, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। अच्छा वेरी गुड। देखो इंटरेक्ट करना है तुमने मेरे साथ, मेरी एनर्जी को भी ठीक रखना है। मैं चाहता हूं तुम एक एक वर्ड को समझ लो। अब एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ये रिएक्शन उन्होंने की डिकम्पोजिशन प्लाटिनम सरफेस के ऊपर। देखो जितनी रिएक्शन या तो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कर रहा हूं या कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर कर रहा हूं, तो वो जीरो ऑर्डर होती जा रही है। क्या हो रही है, जीरो ऑर्डर। कब, जब मैं लाइट एनर्जी का यूज किया तो फास्ट हो गई बहुत ही, एकदम लाइट वो रेडिकल बने और फास्ट, और जब सरफेस पे हो गया तो सरफेस में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो लेयर बन जाती है। तो उसके बाद फिर कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करते। तो अगर प्रेशर यहाँ पे गैस है तो प्रेशर होता है, और सोल्यूशन होता है तो मोलर कंसंट्रेशन में यूज करता हूँ, वो सारी बातें आपको पता है। ये जब रिएक्शन उन्होंने स्टडी की तो इसका जो रेट मिला स्टूडेंट, क्या मिला, KN2O पावर 5 पावर 0, तो ये के बराबर आ गया। तो ये कौन से एग्जांपल मैंने लिखे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। मैंने कौन से एग्जांपल लिखे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। बोलो आपने नोट कर लिए। हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आपने मुझे बताया कि सर इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या बनेगा। हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप मेरे से स्टडी कर रहे हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आए मुझे रोक लेना, जल्दी नहीं है। वर्ड बाय वर्ड समझना है और वर्ड बाय वर्ड तुम्हें वो करना है एग्जाम के लिए। तो R गिव्स P, तो आपने कहा कि इसका रेट है dR/dt इज इक्वल टू के R पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है, ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, तो इक्वल टू के हो गया। तो माइनस dR, छोटा सा मैथ्स करूंगा अब, ज्यादा लंबा नहीं, इज इक्वल टू KDT आ गया। आ गया KDT, हाँ जी। इसको मैं उधर ले गया। अब आपको पता है कि मैथ्स में इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है, तो लिमिट्स क्या लगाते हैं, लिमिट्स क्या लगाते हैं स्टूडेंट। देखो जब R इक्वल टू P आप लिख रहे हो, तो आपने ये कहा कि सर टाइम T इक्वल टू 0 पर इसकी कोई कंसंट्रेशन होगी, क्या होगी, R0, ठीक है। और ये जीरो था, जब जीरो टाइम पे ये R0 था, ये जीरो था,
बोलो सही है या गलत है? ये रिएक्टेंट मैंने रखा, जब तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट तो कोई था ही नहीं, था कोई प्रोडक्ट? नहीं सर। नहीं था। अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद तुम खुद ही सारा कुछ सॉल्व कर लोगे, दिमाग लगाना है। देखते हैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। अब क्या हुआ कि टी टाइम पर, टी टाइम मतलब कुछ भी 15 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 50 सेकंड, कोई भी टाइम में ले सकता हूँ। टी टाइम पर आपने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन सर हो गई आर टी। किसकी? ये रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट है, आर टी हो गई। और कोई प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, तब तक कोई ये जीरो तो है नहीं, अब प्रोडक्ट बन गया, जितनी इसकी कम हुई उतना ही प्रोडक्ट बन गया। अगर मैंने इसको आर जीरो कहा और इसको आर टी कहा एट टाइम टी, तो इसकी कोई वैल्यू तो होगी। अगर मैंने इसको ए लिखा, इसकी जीरो थी, अगर तुमने कहा ये एक्स कम हो गया तो एक्स ये बन गया। बोलो ऐसे भी करते हैं हम, यस और नो? तो इसका अगर एक्स रिएक्ट कर गया तो कितना बचा? ये रिमेनिंग है, कितना बचा इसका आफ्टर टाइम टी? ए माइनस एक्स क्या है, कितना इसका बचा, और कितना ये फॉर्म हुआ, एक्स बना। जितना ये यूज हुआ उतना ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 1:1 मोल की रेशियो है यहाँ पर। सही है? बोलो मैंने सही लिखा? तो मैं कहता हूं अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डी आर इज इक्वल टू स्टूडेंट के, इसको माइनस कर देता हूं। चलो अब इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं। मैंने क्यों लिखा ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंशियल रेट में मुश्किल होती है हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का। तो मैं, मेरी लिमिट्स क्या है? मेरी लिमिट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी जीरो टाइम पे? तुम कह रहे हो आर जीरो है, और टाइम टी पर इसकी कंसंट्रेशन तुम टी कह रहे हो, टी कह रहे हो। और इसकी लिमिट्स क्या है स्टूडेंट? जीरो से स्टार्ट हुआ और टी टाइम पर गया, ठीक है? जैसे जीरो से 15 सेकंड गया, जीरो से 20 सेकंड गया। तो आपको पता है कि ये जब तुमने मैथ्स में पढ़ा था स्टूडेंट, एक्स इंटू डी एक्स का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? ये लिमिट जब होती है, अगर मैंने इसकी लिमिट मान लो जीरो लगाई और इसकी मान लो मैंने x1 लगाई और इसकी x2 लगाई, तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ऐसे ही होता है। तो ये क्या आता है, x2 माइनस x1 आ जाता, ठीक है, जो मैथ्स में हमने पढ़ा था। तो इसका क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं? डी आर का कितना आने वाला है अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट? तो ये क्या आएगा, इसको मैं, ये माइनस आर। इसको और इजी कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ आ जाए। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आर, आर, ठीक है, टी माइनस आर जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर एट टाइम जीरो इज इक्वल टू इसका क्या आया, इसकी वैल्यू आपकी आई टी, टी और जीरो, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो फिर क्या आ गया, जीरो पे तो जीरो ही होगी वैल्यू, तो क्या आ गया, ये के भी है बाहर, के भी है, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूँ, कोई डाउट ना रहे स्टूडेंट। देखो इसको मैं ऐसे कह रहा हूँ, छोटा सा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। क्या आया, माइनस के ऑफ टी, लिमिट्स तुमने कहा जीरो एंड टी है, तो ये माइनस के टी आ गया। ये इक्वेशन बन गई मेरी, बोलो। हाँ जी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, प्लस इसको उधर ले जाऊं, हाँ जी। आर जीरो। एक इक्वेशन बन गई जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये आर टी क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, किसकी, रिएक्टेंट की। और आर जीरो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। के मेरा रेट कांस्टेंट है, के क्या है, मेरा रेट कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं अगर इसको के टी को इधर ले जाऊं स्टूडेंट, के टी को इधर ले जाऊं, तो मेरे पास क्या आया, आर जीरो माइनस आर ऑफ टी, ठीक है। इसको मैंने उधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, हाँ जी। तो के की वैल्यू क्या आई फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के देन, आर ओ माइनस आर टी अपॉन टी। आर ओ माइनस आर टी बाई टी।
तो ये के की वैल्यू आ रही है मेरी, के क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मेरी वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, ये वाली। यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर। जीरो ऑर्डर का के, बोलो सही लिखा मैंने? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो क्या हुआ, देखो ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, पेपर में ग्राफ पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं स्टूडेंट, आपने कहा कि जीरो ऑर्डर के लिए, मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ये था आर गिव्स पी, तो आपने कहा माइनस डी आर बाई डी टी रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर पावर जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो क्या रेट पे फर्क पड़ेगा? बोलो, रेट पे फर्क पड़ेगा अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं? नहीं। तो यहां पे जो रेट है, देख रहे हो, रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यही मतलब है। हाँ जी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा स्टूडेंट रेट में, अगर ये मेरा रेट है और ये मेरी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो लाइन कैसी आएगी? अरे इसको चेंज करता जाऊं तब भी तो रेट सेम ही रहना है, कांस्टेंट रहना है, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये ग्राफ आएगा। बोलो, क्वेश्चन में वो ग्राफ देगा, पूछेगा, बताएगा भाई किसका ग्राफ है। तो जीरो ऑर्डर के केस में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आएगा? ये लाइन आएगी, देख रहे हो, कोई भी चेंज नहीं हुई, कंसंट्रेशन बढ़ाता गया है, तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद भी रेट सेम रहा। और ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, देखो ये रेट के इक्वल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो, इसमें न्यूमेरिकल भी आना है। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट के बराबर, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहां तक समझ में आ गया ग्राफ, इसमें कोई डाउट? हाँ जी। अब मैं कह रहा हूं कि एक तो मैंने ये ग्राफ बनाया, सेकंड तुमने अभी एक फार्मूला डिराइव किया, फार्मूला बनाया था अभी जो जीरो ऑर्डर का था, अभी हमने इक्वेशन बनाई, क्या बनाई हमने, आर आर माइनस आर टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर। बोलो मैंने सही लिखा, गलती तो नहीं की, जल्दी से बताओ। नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये y है, ये mx है और ये c है, मैं ये बहुत यूज करता हूँ ग्राफ के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है या नहीं होती, जल्दी से बताओ, ये बहुत यूज होनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनना है। ये y, अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरी y एक्सिस है, देखो, और यहाँ पे मैं एक एक्सिस ले रहा हूँ x एक्सिस, दो ही एक्सिस होती है ना, जैसे देखो क्या किया मैंने, आपने कहा सर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस पे मैं क्या लेता हूं, ये जो टाइम होता, ये t क्या है, टाइम है, ये टाइम बढ़ रहा है, और यहां पे मैं क्या लेता हूं, कंसंट्रेशन, क्या ले रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, आर की कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ये मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में, ये आर है ना, इसकी कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ बनाऊंगा, किसमें बनाऊंगा, दो एक्सिस लेता हूं ना हर ग्राफ के लिए, यस और नो, जल्दी ग्राफ समझ लो, ग्राफ में क्वेश्चन आने हैं। हाँ जी सर। इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, जीरो टाइम जब था, जीरो टाइम था, तो जीरो टाइम पे क्या था, प्रोडक्ट थे क्या, जब टाइम जीरो है तो ये तो है ही नहीं, तो ये था, ये कितना था जीरो टाइम पर, इसकी वैल्यू कोई होगी ना, इसको मैं कितना बोलूं जीरो टाइम पे, आर जीरो। बोलो सही लिखा मैंने, गलत लिखा, जल्दी से बताओ। सही लिखा। मतलब ओरिजिनल कंसंट्रेशन, अगर आपने 5 मोलर सोल्यूशन लिया था तो 5 ही है, अभी तो रिएक्शन शुरू नहीं हुई, मैंने टाइमर ऑन नहीं किया, रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कैसे, इस फार्मूले से होगी। ये टाइम बढ़ता गया तो ये माइनस है, इससे कम होता गया, होता गया, होता गया, बोलो होगा, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो एक टाइम क्या आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर ये वैल्यू उसके बराबर होगी, प्लस और माइनस, तो फिर जीरो भी हो सकती है, ये हो सकती है जीरो, यस और नो।
तो फिर ग्राफ कैसा आएगा, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये माइनस है, इसका स्लोप माइनस है, तो स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी मेरे पास स्टूडेंट्स? अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो पॉइंट्स कैसे आने वाले हैं? ऐसे, बोलो, आने वाले हैं? यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो ये ग्राफ इसका आएगा, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ करूं, जीरो ऑर्डर का ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये स्ट्रेट लाइन आएगी स्टूडेंट्स। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। बोलो, आएगी? इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये इसको मैं ऐसे भी करूं तो एंड तक यहां तक आ सकता है। इस टाइम पर क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो गई यहां, मतलब सारा ही रिएक्टेंट खत्म हो गया। कहां पर? इस टाइम पर। हुआ? यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो गई ना कंसंट्रेशन इसकी, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारा ही खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो ये अगर ग्राफ मैं इस तरह का एग्जाम में दे दूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो वो पूछेगा बताओ ये किस टाइप के ऑर्डर है रिएक्शन का, तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जीरो ऑर्डर है? कर लोगे आइडेंटिफाई जीरो ऑर्डर है एग्जाम में? हाँ जी। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका स्लोप निकाल सकता हूं मैं। क्या निकाल सकता हूं? स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? देखो, 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं तब समझ आ जाए। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तभी देखो, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, दिख गया काला काला पेन से? बोलो, दिख रहा है? हाँ जी सर। ये मेरा टाइम है T1, ये मेरा टाइम है T2। बोलो, सही है? ये टाइम मेरे पास होगा ग्राफ जब मैं बनाऊंगा, कितने समय है ये? 10 सेकंड है या 30 सेकंड के बाद है। और यहां पर कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? तुमने इसको यहां से मिला दिया, तो T1 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? तुम कह रहे हो T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी C1 मान लो, और ये T2 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। ठीक है, अगर तुमने R1 में लेना तो ऐसे R2 और R1 ले लो, कोई बात नहीं। मान लो इसको मैं R1 लेता हूं, मोलर कंसंट्रेशन, और इसको मैं R2 लेता हूं। R2 क्या है? मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम T2। तो बताओ इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप कैसे निकालते हैं? ये थीटा एंगल होता है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है स्लोप। यहां से इसका दिख रहा है ये स्लोप क्या है? m स्लोप होता है ना, m होता है स्लोप स्टूडेंट। तो इसका स्लोप किसके बराबर है? माइनस के बराबर। बोलो, मैंने ठीक लिखा गलत लिखा? ठीक है। तो यहां से फिर स्लोप कैसे निकला? मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया और यहां से स्लोप निकाल दिया इस ग्राफ से। यहां पे स्लोप मुझे कैसे दिख रहा है? ये R1, ये वाला कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है ना जैसे जैसे रिएक्शन बीत रही है। हाँ जी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, चलो R को बाहर लिख देता हूं जैसे मैं यूज कर रहा था नोटेशन, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं ताकि तुम्हें डाउट ना रहे। डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये स्लोप आ गया इस ग्राफ से। ग्राफ से स्लोप आ गया, जल्दी बताओ ये किसके बराबर होता है? माइनस के बराबर। तो इससे क्या फायदा हुआ? we can determine the value of rate constant. We can determine the value of rate constant k, ठीक है, for zero order from graph of, किसका ग्राफ बनाया मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। बोलो, सही है लिखा मैंने गलत लिखा? जल्दी बताओ। ये पेपर में पूछा गया है कि के की वैल्यू बताओ, उसने ग्राफ दिया हुआ था ऐसा। तो अब ये के की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो के की वैल्यू आ जाएगी। समझे? के की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि रेट के बराबर है, रेट नेगेटिव नहीं होता, वो आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये जीरो ऑर्डर की मैंने इक्वेशन आपको बताई, और ये बताया कि इससे के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गया मैंने के की वैल्यू कैसे निकाली जीरो ऑर्डर के लिए? हाँ जी सर। निकाल दी? हाँ जी। अच्छा, तो ये फिर मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे कंटिन्यू करूंगा।
देखो Okay. ध्यान ध्यान से करो सारे क्वेश्चन आंसर, और मैं कहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके लिए, बोर्ड के लिए। तो ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? Okay. Thank you, sir. ओके।